आज क्रोधित होने, आक्रोशित होने और सवाल पूछने का दिन है। कठुआ की 8 साल की जिस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और हत्या हुई, उसे इंसाफ तभी मिलेगा जब इस मामले का पूरा सच बाहर आएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि सच की फिक्र किसी को नहीं है। सबको अपनी राजनीति और अपने एजेंडे की चिंता है। अब तक इस मामले में आपको सिर्फ आधा सच यानी अर्ध सत्य ही बताया गया है। आपने इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की थ्योरीज पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन इस पूरे मामले में तथ्यों की जांच ठीक से शायद किसी ने नहीं की। सब सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और ऐसे नाजुक वक्त में कुछ लोग बहुत ही चालाकी के साथ इसे धार्मिक रंग दे रहे हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं। जिन लोगों ने 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की, वो तो गुनाहगार हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग भी उतने ही बड़े गुनाहगार हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को धार्मिक रंग दिया और राजनीतिक रंग दे दिया। आधी अधूरी सूचनाओं के इस जाल में असली खबर को खोजना और उसमें छिपे सत्य को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम पिछले 5 दिनों से इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहे थे। इस पूरे मामले की कुंजी है कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट, और हमने इस चार्जशीट में लिखे एक एक शब्द को पढ़ा है और फिर इसमें बताई गई तमाम लोकेशंस पर हम खुद गए। हम कठुआ के उन इलाकों में गए जिनका जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है, और देश भर में जो भी रिपोर्टिंग हो रही है, इसी चार्जशीट को पूर्ण सत्य मानकर रिपोर्टिंग की जा रही है। हम उन तमाम जगहों पर गए और हमने वहां के लोगों से बात की। अब तक की सबसे मुकम्मल ग्राउंड रिपोर्ट इन सब बातों के आधार पर हमने आज आपके लिए तैयार की है। हम आपको अपनी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले का अपडेट आपको बता देते हैं। कठुआ रेप और मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कठुआ रेप केस में पीड़ित के पिता ने खुद याचिका दायर की है और इस केस को कठुआ से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की अपील की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी करके उनका जवाब मांगा है। पीड़ित के पिता की वकील की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष ट्रायल नहीं हो सकता, इसलिए इस केस को जम्मू कश्मीर के बाहर ट्रांसफर किया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी, यानी आपको 27 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग चल रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरोपियों के परिवार को कश्मीर क्राइम ब्रांच की जांच पर भरोसा नहीं है, उसकी चार्जशीट पर भरोसा नहीं है। इस बीच हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में कठुआ के रासना गांव के लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। इस पूरी रिपोर्टिंग के दौरान हमारे मन में सिर्फ एक ही बात थी, और वो हम सबसे पहले आप सबके सामने स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग आरोप लगाएंगे। और वो बात यह है कि 8 साल की इस बच्ची को किसी भी हाल में इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, और इस दुनिया में जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, सबसे कड़ी सजा हो, वो उसके हत्यारों को मिलनी ही चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन रासना गांव के लोगों के सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले में 8 साल की बच्ची को इंसाफ तब मिलेगा जब सारे सवालों और शंकाओं को तथ्यों की मदद से समाप्त कर दिया जाएगा। हमने जब गांव के लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कई सवाल उठाए। उनका पहला सवाल था कि जिस एक कमरे के मंदिर में 4 खिड़कियां हों, जिस एक कमरे के मंदिर के 3 दरवाजे हों, और जिस एक कमरे के मंदिर में हर रोज 3 गांवों के लोग पूजा अर्चना करने आते हों, वह किसी लड़की को इतने दिनों तक बंधक बनाकर कैसे रखा जा सकता है? ये कैसे संभव है कि उस एक कमरे में 6 दिन तक उस लड़की को बंधक बनाकर रखा, और 6 दिनों तक जहां इतने सारे लोग हर रोज आते हैं पूजा अर्चना के लिए, किसी को पता ना चला हो? लोगों का यह भी सवाल है कि कोई पिता अपने बेटे और अपने नाबालिग भांजे को 8 साल की एक मासूम बच्ची का रेप करने के लिए कैसे कह सकता है? यह कैसे संभव है? बच्ची का शव जिस जगह पर मिला, वो जगह आरोपी सांजीराम के घर के बहुत पास है। इसलिए लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सांजीराम ने लड़की की हत्या करने के बाद उसका शव अपने घर के इतने करीब क्यों फेंका या फेंकवाया? स्थानीय लोगों की माने तो 15 जनवरी को इस देवी स्थान में एक भंडारा भी हुआ था, जबकि क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में यह लिखा है कि इसी 15 जनवरी तक लड़की इसी देवी स्थान में मौजूद थी। ऐसे में भंडारे में शामिल सैकड़ों लोगों ने उस लड़की को
देखा क्यों नहीं? विशाल नाम के जिस आरोपी को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो उसी दिन उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में था और वहां एक कॉलेज में परीक्षा दे रहा था। ऐसे में आरोपी एक ही समय पर दो जगहों पर कैसे मौजूद हो सकता है? ये बात भी सच है कि पहले इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही थी और फिर बाद में ये पूरी जांच कश्मीर की क्राइम ब्रांच को दे दी गई और इसके बाद ही इस पूरी घटना की कहानी बिल्कुल बदल गई। इसमें हिंदू और मुसलमान का एंगल जोड़ दिया गया। अगर आप उस पूरी चार्जशीट को पढ़ेंगे तो आपको कुछ शब्द याद रहेंगे। पहला शब्द है कि ये घटना, ये दुष्कर्म एक मंदिर में किया गया। दूसरी बात है, दुष्कर्म करने वाले लोग हिंदू थे। तीसरी बात है, जो मासूम जिसके साथ ये बलात्कार हुआ, ये दुष्कर्म हुआ, वो मुसलमान थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चार्जशीट की पूरी कहानी किस तरफ जा रही है और पूरा देश इसी एंगल पर चल रहा है। पूरा देश इसी कहानी को सच मानकर बैठा है और बहुत सारे लोगों को ये सूट करता है। कश्मीर की क्राइम ब्रांच में एक ऐसा अधिकारी भी शामिल था जिस पर खुद रेप और हत्या का आरोप था। इसके अलावा उस अफसर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी बहुत मधुर रिश्ते बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जब यह जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई तो क्राइम ब्रांच ने इस गांव यानी रासना गांव के कई लोगों को थाने में बंद करके उन्हें टॉर्चर किया। इस पूरे मामले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है तालिब हुसैन नाम का एक व्यक्ति, जिसने इस बच्ची के चौथे के दिन हाईवे को जैम करके वहां प्रदर्शन किया था। तालिब एक एनजीओ चलाता है और उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जम्मू में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एजेंडा फैलाता है, यानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का समर्थक है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या चाहता है, यह पूरे देश को पता है। लोगों का आरोप है कि बच्ची के माता पिता शुरुआत में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन तालिब हुसैन ने पीड़ित के परिवार वालों को सीबीआई से हटाकर सीबीआई नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच की जांच के लिए उकसाया। इसलिए अब यहां के लोग इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच सामने आ सके, पूरा सच देश को पता चल सके और दोषियों को सजा मिले। यहां हम एक बार फिर ये कहना चाहते हैं कि 8 साल की इस मासूम बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें शायद आपसे ज्यादा दुख है। हम इस घटना से व्यथित हैं और हमें लगता है कि इस मामले में दोषियों को दुनिया की सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सजा सत्य और तथ्य के आधार पर मिलनी चाहिए, एजेंडे के आधार पर नहीं। देश में जब एजेंडा चलने लगता है तो कई बार सच बहुत धुंधला हो जाता है, दिखाई नहीं देता और फिर एक ऐसी रिपोर्टिंग की जरूरत होती है जो तमाम तरह के पूर्वाग्रहों से दूर हटकर की जाए।